हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो कि आपका केवीएस का एग्ज़ाम है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, आपके किसी एग्ज़ाम में ये 20 मार्क्स की आती है, किसी में आपकी 5 मार्क्स की या 10 मार्क्स की। तो ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रीन ट्रिब्यूनल, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थर्ड है केंद्रीय जल आयोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो एजेंसी है वो प्रदूषण के मापन से संबंधित है। आइए इससे जानकारी भी जान लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण को मापने से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका है नई दिल्ली में। तो यहाँ से आपकी 3-4 इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं। किसकी स्थापना हुई 1974 में, इसकी जो क्या नाम है मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन है आपके आयन मंडल, सेकंड ऑप्शन है आपका मध्य मंडल, थर्ड ऑप्शन है क्षोभ मंडल, फोर्थ ऑप्शन है आपका समताप मंडल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है आपका क्षोभ मंडल। आइए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो आपकी 5 परतें हैं वो हैं आपकी, पहली है आपकी क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है बाह्य वायुमंडल और फिफ्थ है आपकी बहिर्मंडल। तो ये आपकी 5 परत है जिसमें हमारा वायुमंडल विभाजित हुआ है, और आप ये पिक्चर की तरफ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, गिर गुजरात यानी दोनों गह गह से हैं, तो आपको ये हो जाएगा कि गिर जो है परियोजना है गुजरात में है। गिर सेर परियोजना गुजरात में स्थित है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को शासन गिर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक वन और वन्य जीव अभयारण्य है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका गिर सेर परियोजना है गुजरात में है, और ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य भी है, और यहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन है आपके रॉकीज में, एंडीज में, थर्ड ऑप्शन है सिसिली में, फोर्थ ऑप्शन है आपका हवाई में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो आपका एंडीज में अवस्थित है। आइए इससे जुड़ी जानकारी भी जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। तो आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्तमान में सक्रिय अवस्था में कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है, तो वो आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी। और इसकी ऊंचाई जो कितनी है, 5,897 मीटर, और ये कहाँ है आपका, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है आपके सिंधु, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है आपका यमुना, फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की संगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आइए इससे जुड़ी जानकारी भी जान लेते हैं। यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। इसमें से 1,625 किलोमीटर का इलाका
तिब्बत के पठार से होकर गुजरता है, जहां नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 918 किलोमीटर है और यहाँ इसे सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र, और ये जो तिब्बत में है इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से। और जो आपका तिब्बत है यह वहाँ पे जो इसका इलाका है 1625 किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो आपका इंडिया में है वो है आपका 918 किलोमीटर, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है आपकी 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर यह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जो फोर्थ है आपका बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 4 जो अलग अलग वो हैं, इनको ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, इन चारों नाम से इसको अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस जगह पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है आपके 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है आपका 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य आपके कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो अधिकार के इस्तेमाल करने का विकल्प होता है। तो जो आपके ये 5 स्थायी सदस्य होते हुए इनको वीटो अधिकार भी प्राप्त होता है। अगर फ्रेंड्स आपको जो हम कंटेंट डालते हैं, अगर इससे आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के नाम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन है आपके अल्ट्रावायलेट ए, यूवी की आपकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट, तो सेकंड ऑप्शन है UVB, थर्ड ऑप्शन है UVC, फोर्थ ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अल्ट्रावायलेट सी किरणें हैं आपकी पराबैंगनी किरणें, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। UVC अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पराबैंगनी विकिरण में दृश्यमान विकिरण की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य होते हैं, जिनमें अवरक्त की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य होते हैं। UV त्वचा को जला देता है। सनबर्न एक जलन है जो जब तक होती है जब तक आपकी त्वचा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। त्वचा को यह नुकसान UV किरणों से ऊर्जा के अवशोषण के कारण होता है। तो ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन है आपके असम में, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, फोर्थ ऑप्शन है आपका गुजरात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। आइए इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। सरिस्का को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। इसकी जो आपका इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1955 में, उसके बाद इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया 1978 में। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान के अलवर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है आपके ATP, सेकंड ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, थर्ड है RNA, फोर्थ ऑप्शन है आपका DNA। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आइए इससे जुड़ी
जानकारी जान लेते हैं। सूर्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसका वे एक हिस्सा है। सूर्य की रोशनी पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का, वो भी आपका सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही होता है। और ये जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ये ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपकी सूरज की रोशनी है। इसके द्वारा ही जो है आपके ये अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं अपना खाना बनाते हैं, और इस खाना बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस आपकी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, फोर्थ है आपका बिहार में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। भारत में अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित है। बिहार, असम तथा झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी आर्सेनिक प्रदूषण की जानकारी मिली है। मूल रूप से यह वही राज्य है जिससे होकर मुख्य नदियां गुजरती हैं। जो आपकी ये राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जिनसे आपकी जो हमारी मुख्य नदियां हैं वो इन्हीं से होकर गुजरती हैं। तो जो आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है आर्सेनिक से वो है आपका पश्चिम बंगाल। उसके अलावा जो आपके हैं बिहार, असम और झारखंड, इनसे भी क्या नाम है आपकी आर्सेनिक प्रदूषण की जानकारी मिली है। चलिए इस आर्सेनिक के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। आर्सेनिक, इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका AS। यह एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु होती है जो जमीन की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि हमारी जमीन की सतह पर यह पाया जाता है उसके नीचे। यह रसायन विज्ञान पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ सहित ग्रुप VA का सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 33 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो है आपका यानी परमाणु भार 74.91 है। तो ये इससे जुड़ी जानकारी थी कि जो आर्सेनिक है वो एक गंधहीन और स्वादहीन धातु होती है जो आपकी ज़मीन की सतह के नीचे में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है आपका 33 और परमाणु भार है 74.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपके नागालैंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और असम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। यह पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। यह कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है। तो ये आपकी कहाँ पर लगी है, ये आपकी कर्नाटक में लगी है। इसमें लागत कितनी लगाई गई है, 260 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगाई गई है। और यह जो यूनिट है इसकी कैपेसिटी क्या है, 6 लाख लीटर दूध ये प्रतिदिन पैक कर सकती है। और इसके अलावा ये कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी इकाई भी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है आपके फास्फोरस, सेकंड ऑप्शन है आपका कवक, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है आपका मृदा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कवक हैं आपके वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बाकी के ये जो 3 हैं ये इसके अजैविक घटक हैं। बायोटिक शब्द का अर्थ जीवों से संबंध है। वे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक को संदर्भित करते हैं जिसमें जटिल समुदायों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आबादी शामिल है। एक जीव वायरस और अन्य परजीवी जीवों को प्रभावित करने वाले जैविक कारक रोगों का कारण बनते हैं। तो आप छोटी सी बात याद रख लीजिए कि आपका जो बायोटिक होता है, जैविक कारक वो होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो जैविक में आपके पेड़ पौधे और आपके जो ये जीव जंतु आपके ये आ जाएंगे, और जो आपके अजैविक होंगे उसमें आपके जैसे मेटल्स हो गई आपके इस तरीके से आ जाएंगे। आगे है इसमें ये सभी जीव के जैविक वातावरण के अंग हैं। जैविक घटक में जीवों, उत्पादकों
उपभोक्ताओं और डिकम्पोजर के 3 अलग अलग समूह होते हैं। जैविक कारकों के उदाहरण हैं कवक, बैक्टीरिया और खमीर आदि हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी जैविक घटक में आती हैं। आप एक छोटी सी चीज़ याद रखिए कि जिसमें जीवन पाया जाता है वो आपके होंगे जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो होते हैं आपके अजैविक घटक। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF से आशय है। ऑप्शन है आपके वर्ल्ड वाच फंड, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड फूड फंड, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से सेकंड डल गया है, राइट से इसको आप चेक मत कीजिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो WWF का अर्थ है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। अब इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये था, अब इसे इसमें फॉर नेचर के नाम से इसको ऐड और कर दिया है। प्रकृति संरक्षण हेतु इस संस्था का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी जो ये संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है आपके जेनेवा में, हेग में, थर्ड है न्यूयॉर्क में, फोर्थ है पेरिस में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका जो मुख्यालय है वो आपका पीस पैलेस के नाम से वो आपका हेग में है, जो आपकी कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। तो ये जगह भी पूछ ली जाती है और नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो हेग है आपका वो नीदरलैंड में स्थित है। तो यहाँ से जोड़ी आपकी ये जानकारी थी, आप इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन है आपके 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, थर्ड है 21 मई 1949, फोर्थ ऑप्शन है 13 नवंबर 1949। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया था। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। तो जिसका मूल रूप था वो किस भाषा में था, बांग्ला में था। और इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसे किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसे किस संस्करण में अपनाया गया था, हिंदी भाषा के संस्करण में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट है सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारत सरकार के द्वारा सिक्के द्वारा जो भारत सरकार है उसके द्वारा आपके सिक्के जारी किए जाते हैं। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। तो हमारे जो यहाँ पे सिक्का ढालने का अधिकार है वो केवल भारत सरकार को है। और यह किस अधिनियम के अकॉर्डिंग है, यह आपका यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन है आपके अस्पृश्यता, सेकेंड है वन व्यवस्था, थर्ड है गृह युद्ध, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके कम होता है, बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन है पहले घटता है फिर घटता है, फोर्थ ऑप्शन है समान रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो आपका बढ़ता है। चलिए आइए इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तरल का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर तरल का वाष्प दबाव और आसपास का दबाव बराबर होता है। पानी का मूल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी में 58 ग्राम नमक डालने से क्वथनांक डिग्री सेल्सियस का आधा बढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो इसका जो मूल क्वथनांक होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आगे है इसमें सागर का जल
अशुद्ध जल होता है तो नमक मिलाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि नमक एक गैर वाष्पशील विलेय है जो क्वथनांक को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो सागर का जल है वो अशुद्ध है या शुद्ध, तो वो अशुद्ध होता है और आपका नमक मिलाने से जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या कैसा होता है, जो नमक है आपका गैर वाष्पशील विलेय होता है। आप देखते भी होंगे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन जो वो पानी जो नमक है वो नीचे ही इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषक संकेतक के रूप में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण के संवेदनशील संकेतक के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SaO2 के लिए। लाइकेन का व्यापक रूप से पर्यावरणीय संकेतक या जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपकी मेन गैस होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और यह किसके रूप में उपयोग किया जाता है? पर्यावरणीय संकेतक या जैव संकेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पक्षी के कितने हृदय कक्ष होते हैं? ऑप्शन है आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। एक पक्षी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। पक्षी और स्तनधारी 2 पंपों में हृदय का पूर्ण पृथक्करण दर्शाते हैं। इनमें कुल 4 हृदय कक्ष होते हैं, यानी हार्ट चैम्बर जो है वो 4 होते हैं। यह माना जाता है कि पक्षियों का 4 कक्ष का हृदय स्वतंत्र रूप से स्तनधारियों से विकसित हुआ है। तो ये जो आपके पक्षी होते हैं इनमें आपके 4 हृदय कक्ष होते हैं, हार्ट चैम्बर, और यह आपके जो स्वतंत्र रूप से स्तनधारियों से ही विकसित हुए माने गए हैं। आगे है इसमें, पक्षियों एवीज में 4 कक्ष वाले हृदय होते हैं। रज्जुकी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात हृदय और रक्त वाहिकाएं उसमें पाई जाती हैं, और हृदय को परिकोष्ठ, आलिंद और निलय जैसे कक्षों में विभाजित किया गया है। मछलियों में 2 कक्ष वाले हृदय होते हैं, अर्थात एक आलिंद और एक निलय होता है, और पक्षियों में होते हैं आपके 4, ठीक है। और मछलियों में होते हैं आपके 2 हृदय, 2 कक्ष वाले हृदय, जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। जल, स्थलचर और सरीसृप में 3 कक्ष वाले हृदय होते हैं, अर्थात 2 नालिंद, आलिंद और एक निलय। एवीज और स्तनपायी में 4 कक्ष वाले हृदय होते हैं, अर्थात यानी कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इस प्रकार के तंत्र ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है कि जो आपके स्तनपायी जीव हैं, यानी मनुष्य का पूछ लिया जाए या पक्षियों का, तो इसमें होते हैं आपके 4 कक्ष वाले हृदय, और जो आपके जल स्तर पर रहने वाले और सरीसृप हैं उनमें 3 कक्ष वाले होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।